हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस में आज डे 4 होगा और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आपके आज के क्वेश्चन होंगे गैप से। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आज हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में कौन सी एक अमूर्त संपत्ति है? आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। तो आपको बताना है इंटेंजिबल एसेट इनमें से कौन सी नहीं है। इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल कौन सा होगा? जिसको आप ना टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट से देख लेते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट में शामिल किया जाता है। तो गुडविल ये भी नहीं दिखाई देती, ट्रेडमार्क भी नहीं, और पेटेंट भी नहीं दिखाई देता। लेकिन गुड परचेज, अगर गुड्स परचेज की बात करें तो गुड्स परचेज क्या होगा आपका? ये आपकी इंटेंजिबल एसेट नहीं है। बाकी ये किस में आते हैं? तीनों इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल कॉन्सेप्ट, प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार। देखिए, हिंदी में कई आपके नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट इन कैश। जब कैश में सेटलमेंट हो जाता है तब आप ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। या जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे पैसा आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जब वह एंटर होता है बिजनेस में तभी उसको रिकॉर्ड किया जाता है। या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मे बी रिकॉर्डेड either एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। कह रहे हैं कि जब ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब या तो कैश मिल गया है, मतलब पैसा उसका मिल गया है, जितने का भी आपने गुड्स बेचा उसका आपको पैसा मिल गया है, या फिर जब वो लेन देन हुआ है। तो ये भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका? बी ही होगा कि जब भी ट्रांजैक्शन, जैसे आज ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, आज आपकी है आ, मान लेते हैं 1 अप्रैल है आज, तो आज आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आज की रिकॉर्डिंग आप आज ही करेंगे, चाहे उसका सेटलमेंट कभी भी हो, चाहे उसका पैसा कभी भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस विद विच द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक इकाई के जीवन काल के दौरान लेखांकन निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करता है? मैचिंग के अकॉर्डिंग वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, या अकाउंटिंग पीरियड के किए जाते हैं, या कॉस्ट के। तो सही ऑप्शन होगा अकाउंटिंग पीरियड के, जो कि कहता है कि पूरी लाइफ को, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांटा जाता है और उस पीरियड में ये देखा जाता है कि उसकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। मतलब पहले पीरियड में कितनी है, और पीरियड क्या हो सकता है आपका? 1 ईयर का पीरियड हो सकता है। दूसरे पीरियड में भी अलग देखा जाता है, तीसरे में भी अलग देखा जाता है। तो हर साल के क्या बना लिए जाते हैं? छोटे छोटे पीरियड बना लिए जाते हैं बिजनेस की लाइफ के। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ए IASB upon coming into existence has adopted। जब IASB एग्जिस्टेंस में आया, जब अस्तित्व में आया, तो इसने किस किस को अपनाया? क्या जितने भी IAS थे उनको, और SIC जितने भी थे उनको अपनाया, या केवल कुछ IAS अपनाए गए और कुछ SIC अपनाए गए, या कुछ या कोई भी IAS नहीं अपनाया गया और SIC कोई नहीं अपनाया गया, या इनमें से कोई भी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। सभी जितने भी IAS थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, और SIC मतलब आपके स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने जितने भी स्टैंडर्ड बनाए थे उन सभी को इन्होंने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFRS है, तो IFRS क्या है? तो यहां आपको बताना है
रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या पार्टली रूल बेस्ड है और पार्टली क्या है प्रिंसिपल बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिद्धांत पर आधारित लेखांकन मानक है IFRS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFRS बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है? यहाँ पर पूछा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है, बेस्ड है, फेयर वैल्यू पर बेस्ड है, या आपके बोथ हिस्टोरिकल और फेयर वैल्यू दोनों पर बेस्ड है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा कि ये जो बेस्ड है आपके, ये बेस्ड है आपके फेयर वैल्यू पर। ठीक है, करेक्ट आंसर फेयर वैल्यू पर ये बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंड एएस आर, इंड एएस क्या है? तो इंड एएस की बात करें, यहाँ पर इंड एएस क्या है? तो इंड एएस देखते हैं, रूल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? पार्टली तो है रूल बेस्ड और पार्टली है आपके प्रिंसिपल बेस्ड। तो सही आंसर होगा ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेट मे बी वैल्यूड अंडर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो देखिए किस पर वैल्यूड की जानी चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होनी चाहिए एसेट को, या फेयर वैल्यू पर होनी चाहिए? बोथ हिस्टोरिकल और कॉस्ट वैल्यू दोनों पर होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द कॉन्सेप्ट एडवांस इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स एडवांस रिसीव्ड इज आर रिकॉर्डेड एज द एडवांस अगेंस्ट सेल। देखिए अगर आपको नॉट सेल, आपको सेल नहीं मानना है, अगर आपको एडवांस में पैसा मिल जाता है लेकिन सेल आपने अभी नहीं की है, तो आप उसको अभी रेवेन्यू नहीं मानेंगे, उसको अभी आप सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपकी आमदनी अभी नहीं बनी है। तो आप उसको क्या मानेंगे? वो केवल एडवांस ही मानेंगे उसको। ठीक है, सेल के प्रति मतलब लाइबिलिटी ही मानेंगे उसको, आप एसेट नहीं मान, सेल्स नहीं मानेंगे। तो कौन सा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है? मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ड्यूल एस्पेक्ट कहता है, वेरिफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप सेल कर देंगे तभी उसको आप मानेंगे कि हाँ मेरी रेवेन्यू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक्स ने 1 अप्रैल 2013 को 6 लाख रुपए की पूंजी के साथ कारोबार शुरू किया है। 31 मार्च 2014 की को उनकी संपत्ति 8 लाख है और देनदारी 50,000 है। तो कह रहे हैं उसकी पूंजी का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर जो उसने बिजनेस शुरू किया 6, तो ये क्या है, उसकी पूंजी का पता लगाना है। तो उनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? 8 लाख। देनदारियां कितनी है? 50। संपत्ति और पूंजी है। तो देखिए संपत्ति मतलब होती है एसेट। ठीक है, और एसेट किसके बराबर होती है? एसेट होती है हमेशा लाइबिलिटी, मतलब दायित्व या देनदारी प्लस कैपिटल, इन दोनों के बराबर होती है। तो यहाँ पर एसेट कितनी दी हुई है साल के लास्ट में? 8 लाख। तो 8 लाख तो ये दी हुई है। और इधर अगर बात करें देनदारियां, तो देनदारियां कितनी है? 50,000। तो देनदारी है उनकी 50,000 प्लस कैपिटल कितनी है? पता नहीं, कैपिटल आपकी पूंजी है। पूछा है कि पूंजी का पता लगाइए। ठीक है, समापन पूंजी का पता लगाइए जो लास्ट में पूंजी है। तो ये कैपिटल निकालनी है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 7,50,000। इसलिए कैपिटल कितना हो जाएगा? 7,50,000। ये दूसरी कैपिटल क्यों दी है? ताकि आप इसका प्रॉफिट भी देख सकें अगर पूछा होता, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है। प्रॉफिट देखना था तो 6 लाख तो शुरू में थी पूंजी, और अब कितनी हो गई है? 7.5 लाख। तो 1.5 लाख प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं, आपसे बस ये पूंजी पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्लोजिंग कैपिटल इज 2,50,000 एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 40,000। प्रॉफिट जो हुआ है 80,000 हुआ है, ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछा गया है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल? 2,50,000 क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और इसी में जो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग भी था, अपने घर भी पैसा लेके गया था ओनर, उससे वापस ले आइए, तो आपकी ये कैपिटल और भी बढ़ जाएगी। जो साल के लास्ट में कैपिटल है ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 2,90,000 ये कैपिटल हो जाएगी। इसी के साथ कह रहे हैं प्रॉफिट जो हुआ है वो 80,000 रुपए का हुआ है। प्रॉफिट कितना है? 80,000 का हुआ है। तो ये तो होगी लास्ट में कैपिटल। अब अगर आप देखेंगे प्रॉफिट कैसे आता है आपका, प्रॉफिट की अगर यहाँ बात करें तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका 80,000 का।
और आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल आपकी 2,90,000 रुपए माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है? पता नहीं ओपनिंग कैपिटल। तो 2,90,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 2,10,000। ठीक है, क्या बचेगा? 2,10,000। 2,10,000 क्या आ जाएगी आपकी? आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। आप कहेंगे इधर माइनस है, तो इधर भी तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2,10,000 रुपये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ऑप्शन क्या होगा सही? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वदत्त किराया से संबंधित है। प्रीपेड रेंट जो है वो किससे संबंधित होता है? नॉमिनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, टेंजिबल रियल अकाउंट से, टेंजिबल रियल अकाउंट से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। तो देखिए प्रीपेड रेंट जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे जो किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, एक्चुअल इनकम हो सकती है और अनएक्चुअल इनकम हो सकती है। तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। देखिए वह इनकम जो आपने कमा तो ली, अर्जित अर्जित किंतु अप्राप्य आय। आपने कमा तो ली है लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो वो आपके बिजनेस के लिए एसेट होगी, लाइबिलिटी होगी, लॉस होगा, कैपिटल होगी। तो आपके बिजनेस के लिए एसेट होगी। आपने किसी का माल बिकवा दिया, उसने कहा था कमीशन दूंगा, लेकिन उसने कमीशन दिया नहीं है, तो आपकी ये कौन सी आय होगी? एक्रूड, मतलब आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ये आपकी एसेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि, आपको एडवांस में मिल गया है पैसा, ठीक है, भविष्य में आप उसको माल बेचेंगे, उसका एडवांस में मिल गया है, तो आप इसको इनकम मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे, करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट? तो आप इसको मानेंगे बिजनेस पर लाइबिलिटी। ये कब बिजनेस पर क्या है? करंट लाइबिलिटी है। उसका तगादा मानेंगे आप उसको, अभी आपने उसको गुड्स नहीं बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। तो कह रहे हैं जो आप प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द परसुएंट टू। तो कौन कहता है कि आपको जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको नोट्स भी जोड़ने हैं? कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, कन्वेंशन ऑफ कन्वें या कंजर्वेटिज्म कहता है, या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है? तो वो कहता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। पूर्व प्रकटीकरण की परिपाटी, पूर्व प्रकटीकरण। तो ये कहता है कि जितने भी बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन हैं जो बिजनेस पे असर डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो बैलेंस शीट में तो लिख नहीं सकते, तो उनको नोट टू अकाउंट में लिख देते हैं, नोट्स जोड़ देते हैं अलग से। ठीक है, तो कौन सी परिपाटी या कौन सा आपकी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको नोट टू अकाउंट भी बनाना है और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वहां लिखनी है? तो वो कहती है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। रूढ़िवादिता क्या है? ये है आपका, ये परिपाटी कहती है, ये आपका प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में जो आपका प्रॉफिट हो सकता है उसके लिए आपको क्या नहीं करना है? उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं करना है। तो यहाँ देखते हैं, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन द डेटर्स, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स, क्रिएटिंग द रिजर्व फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा कि आपको प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। जिसको आपने पैसा माल बेचा है उधार, वो आपके डेटर्स हैं, वो हो सकता है पैसा ना मिले, तो उनके लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना लीजिए डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डेप्रिशिएटिंग फिक्स एसेट ओवर द वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि जो बिजनेस की लाइफ है उसमें फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन करना चाहिए, या कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग सब्सिडी कंपनीज विद देयर पेरेंट्स कंपनी, या डिस्क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या डिसकंटिन्यू सेल ऑफ अदर ऑपरेशन इंफॉर्मेशन इन इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए ये कहता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए पूरी मशीन गोइंग कंसर्न कहता है कि हम बिजनेस को ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस
जिस तरह से ऑपरेशन कर रहा है इसी तरह से आगे भी ऑपरेशन करता जाएगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसलिए हम जो भी एसेट होती है, जैसे 1 लाख की कोई एसेट हमने खरीदी तो उसको यूं नहीं कहते कि आज का ही खर्चा है। इसको आने वाली, जैसे 10 साल इसकी लाइफ है तो 10 साल में 1-1 लाख हर साल में दिखाते जाते हैं खर्चे को, क्योंकि हम लाइफ आगे क्या मानकर चल रहे हैं, इनफाइनेटिव लाइफ मानकर चल रहे हैं बिजनेस की। तो गोइंग कंसर्न कहता है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वि पहलू अवधारणा के आधार पर लेन-देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जिसमें दो लेखों का रिकॉर्डिंग की जाती है, पहलू अवधारणा होती है, उसमें आप क्या लिखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लीप त्रुटि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लरिकल एरर? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर? तो देखिए, एरर ऑफ यहाँ पर जो एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है? ये लीप की त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की वह अवधारणा पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है। तो देखिए, पूछ रहे हैं लाभ हानि खाता आप कौन सी अवधारणा पर तैयार करते हैं? कॉस्ट पर, रियलाइजेशन पर, मैचिंग पर या डिस्क्लोजर पर? तो वो तैयार किया जाता है मैचिंग पर। ठीक है, मैचिंग के पर मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जिस साल का भी P&L अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो और जितने भी इनकम्स है वो आपको पूरे दिखाने हैं, मैच करने चाहिए। जिस अकाउंट से, जिस ईयर के बना रहे हैं आप P&L अकाउंट, उससे उसके खर्चे भी, उसकी आमदनी भी मैच करनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखिए कितनी जल्दी आपके ये 20 क्वेश्चंस से भी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत कम समय में। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेन समय का ध्यान रखा जाता है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता। एक यही चैनल है जो आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता है। आपको थोड़ी सी देर वीडियो देखनी है, थोड़ी सी देर में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।